दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट चैनल टॉक विद करण में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री सतपाल सिंह राठौर जी। तो आज जो है हम इनके पास आए थे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने कीमती समय मुझे दिया अपना। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपका जो राजनीतिक सफ़र है, वो जी, कब से शुरू है और इसके पीछे क्या कारण था जो आप राजनीति में आए? देखिए मेरा मानना ऐसा है कि किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं होता है। परिस्थितियाँ बनती हैं, हम लोग जो है सामान्य परिवार से हैं और राजनीतिक सफ़र की अगर बात शुरू करें तो हम 1980 में अपनी जो सागर सहकारी समिति होती है उभयस नगर उसके अध्यक्ष बने और 82 में 80 में हमारे फादर की डेथ हो गई थी। माताजी जो है 82 में प्रधान बनी, बहुत बड़ी पंचायत थी, अब उसमें हालांकि 2 पंचायतें हो गई हैं। पहली महिला प्रधान थी इस जनपद की। उस समय ये स्थिति थी, कोई लेडीज जो है राजनीति में नहीं आती थी, लेकिन वो गांव वालों की इच्छा ज्यादा थी, हमारी उम्र कम थी और हम 82 में ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी बने। उसके बाद 89 में हम प्रधान बने और उससे पहले 87 में चीनी मिल कायमगंज के डायरेक्टर रहे और कई वर्ष लगातार यहाँ से डायरेक्टर रहे अलीगंज से। और 91 में हमने जो है जनता दल से चुनाव लड़ा था, पहला विधानसभा का। और उसके बाद 96 में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे चुनाव और उस चुनाव में जितने हमें वोट मिले थे उतने वोट में 2-2 लोग जो है इस जनपद में विधायक बने। संयुक्त जिला था उस समय, कासगंज अलग नहीं बना था। और 2002 में भी बसपा से लड़े, दोनों में चुनाव में हमारी पोजीशन सेकंड नंबर पर रही थी। और उसके बाद अपने छोड़ा की राजनीति छोड़े, लेकिन यहाँ के महान लोगों ने जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगवाए तो फिर हमें वापस जो है राजनीति में आना पड़ा। ये एक संयोग ही इसे हम मानते हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप अलीगंज विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक रहे हैं और 27 में फिर से आपकी तैयारी है। तो जो आप 2 बार विधायक यहाँ रहे हैं, उसके पीछे आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रही जो आप लगातार 2 बार विधायक यहाँ के रहे हैं और अभी भी हैं? देखिए, किसी व्यक्ति की कोई ताकत अपनी नहीं होती है, जनता की ताकत होती है। जातिगत समीकरण लोग लगा के चलते हैं, यहाँ हमारे लिए जातिगत समीकरण नहीं लागू हुआ है। हम लोग जो चुनाव जीते सर्व समाज से चुनाव का जो है आशीर्वाद मिला, लोगों को आशीर्वाद मिला। और जो यहाँ का 2017 में जब हम आए हैं जनता के आशीर्वाद से चुन के, तो उस समय बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। इस विधानसभा में 50,000 से ज्यादा वोट फर्जी था। हाँ, ये बात है। और वो वोट ऐसा ही राज हो रही है, लेकिन हमने चुनाव लड़ने के जीतने के बाद से शुरुआत की है। जो एक माननीय अभी एक इंटरव्यू में कह रहे थे, अपनी जो सोच है उनकी, तो आप इस बात से अंदाज लगाइए कि उनके गांव में 2017 में लगभग 4,500 वोट थे और धीरे 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 करते करते आज की तारीख में जब वोटर लिस्ट सही हुई है तो वहां 2,500 के लगभग वोट रह गए। तो 2,000 वोट एक गांव पंचायत में ज्यादा होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अभी आपने जो बताया है कि जो हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। हमने देखा है कि आप जब यहाँ से सांसद के वोट वगैरह पड़ रहे थे, तब अलीगंज से अपने गुंडे वगैरह लेके गए। वहाँ से जो प्रत्याशी थे हमारे डॉक्टर नवल किशोर साहब के, उनको आपने मार पीट के वहाँ से भगा दिया था, लाइट वगैरह गुल कर दी थी। तो ये उन्होंने आपके ऊपर एक आरोप लगाया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वोट खुल रहे थे फरुखाबाद संसदीय क्षेत्र के, एक विधानसभा जो है अलीगंज एटा में है, तो अलीगंज के एटा में वोट खुले, बाकी फरुखाबाद में खुले। दोनों जगह के जब वोट खुल गए, टोटल लग गया, तो हमारा जब प्रत्याशी, हमारी पार्टी के प्रत्याशी है, हमारे सांसद जी चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे, तो हम वहां पहुंचे।
लेकिन हम वहां जहां काउंटिंग हो रही वहां तक नहीं पहुंचे। हम्म। और इस क्षेत्र के काफी लोग साक्य समाज के भी थे, जो उस समय परिस्थितियों के हिसाब से डॉक्टर नवल किशोर साक्य के साथ थे। हम लोग जब पहुंचे हैं तो भाजपा वाले लोग बड़े चुपचाप अपने शालीनता से बैठे रहे, तो उनके पास तक हम पहुंचे नहीं हैं। पता चला कि वो एक कोल्ड स्टोर में बैठे हैं। हम जब पहुंचे हैं तो जहां काउंटिंग स्थल था उससे पहले ही एक सीओ खड़े थे, उनने हमें रोक लिया कि विधायक जी आप उधर जाएंगे तो ये लोग जो है गलत मतलब निकालेंगे, आप यहां से वापस लौटिए। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हम वापस लौटेंगे तो हमारे ऊपर हमला होगा। जैसे ही हम वापस गाड़ी बुढ़ाई हैं और हम लौटे हैं तो हमारी 3 गाड़ियां टूटी। 3 ही गाड़ी थी, तीनों गाड़ी पे समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो वहां पे कुछ तो उसमें गुंडे थे, कुछ भले भी लोग थे। और जो भले लोग थे जब उन्होंने हमला किया है तो गाड़ी टूटी, एक किसी ने फायर भी किया। तो हमने कप्तान साहब से बताया वहां के फर्रुखाबाद की, हमने ये गलत बात है कि हम लोग जब आए हैं और वापस लौट रहे तो हमारे ऊपर हमला हुआ है। तो कप्तान साहब ने वहां जो भीड़ थी वो खदेड़ी है। बाद में हम लोग तो चले आए तो पता चला भीड़ खदेड़ी, और हमसे उन्होंने कहा कि आप अपनी 307 की तहरीर दीजिए आप पे जो हमला किया गया। लेकिन हमने जानबूझ के फिर तहरीर इसलिए नहीं दी कि जो उस भीड़ में काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने हमें भी वोट दिया था। तो ये एक सोची रणनीति के तहत कि विधानसभा में एक हमें लाभ मिल जाए इन लोगों को, कि एक अफवाह कर रहे हैं कि अलीगंज के विधायक गए तो उन्होंने ये किया वो किया। लेकिन यहाँ के हमारे क्षेत्र के लोग मौजूद थे, साक्य समाज के बहुत सारे लोग मौजूद थे, हमने वो वीडियो भी देखा था। तो उन्हें पता है कि विधायक जी वहां तक गए भी नहीं थे। तो वहां से विधायक जी जब गए ही नहीं तो विधायक जी क्या करवा लेते, यहां से यहीं से वापस लौटे। उल्टा उनके ऊपर हमला हुआ, गाड़ी भी टूटी। हमने कोई एफआईआर नहीं लिखाई। अब वो कह रहे हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। मतलब आप समझ सकते हो, देखो एक हर बात के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू देखोगे तो दूसरा पहलू नहीं देखोगे, उसमें जो है आप थोड़ा गलत समझोगे। खैर वो बात यहाँ पर हमारे विधायक जी ने जो स्पष्ट कर दी है कि वो क्या मामला था, कैसे सारे वहाँ काम हुए थे। वहाँ पे समझो हमला हुआ है, जो कि प्रेजेंट टाइम में विधायक थे उनके ऊपर अगर हमला हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी विधायक जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ पे किसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अपने जो विधानसभा की जनता है उनके बारे में सोचा है कि भाई इनके ऊपर अगर मुकदमा हो जाएगा तो जेल में रहेंगे, उससे आगे कुछ होगा नहीं। तो अच्छा, आपने पिछले कार्यकाल में अपने अलीगंज विधानसभा के लिए विकास के कौन कौन से प्रमुख काम किए हैं? देखिए 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में बनी। माननीय योगी जी हमारे मुखिया बने, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। काम की बात अगर करें तो 2017 में जो हम लोग आए हैं तो अपनी विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारी विधानसभा में 70% गांव ऐसे थे जहां तार और खंबे गांव वालों को देखने को नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल सही बात। आज हम लोग सीना ठोक के कह सकते हैं कि 100% बिजली विद्युतीकरण हुआ। हाँ। अब बिजली पे ही हम बात कर रहे हैं। हमारा जनपद मैनपुरी जनपद से, विशेषकर अलीगंज विधानसभा मैनपुरी जनपद से सटी हुई है। नदी के उस तरफ मैनपुरी जनपद है, वहां 24 घंटे बिजली चलती थी। हमारे यहाँ 2-4 घंटे आ गई तो आ गई, वरना वो भी नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर अगर फूंक गया है तो गांव वाले चंदा करते थे, मतलब 30% गांव में केवल विद्युतीकरण था, तो चंदा करते थे। तब उसके चंदा करने के बाद पैसा देते थे, तब कहीं जाकर 1 महीने में ट्रांसफार्मर रख पाता था। ये स्थिति थी। 5 जिले वीआईपी थे जहां 24 घंटे प्रदेश में बिजली चलती थी, बाद बाकी जिले भगवान के भरोसे थे। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार है। पूरे प्रदेश में 75 जनपद है, 75 में
समान रूप से बिजली है, चाहे महाराज जी का जिला गोरखपुर हो, चाहे हमारा जनपद एटा हो। जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील पे 12 और देहात में 18 घंटे की गारंटी है। उसके साथ साथ अगर ट्रांसफार्मर फूक जाता है और लोग अपनी शिकायत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगता है। ये सरकार की व्यवस्था है। दूसरी, आप सड़कों पर आइए, माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज आप देखिए, आपको बलिया जाना है तो अलीगंज से आप जाके 8 घंटे बलिया पहुंच सकते हैं। यहां बलिया जाने के लिए आपको 24 घंटे चाहिए थे। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से कितने एक्सप्रेस वे बनवाए। एक एक्सप्रेस वे बना आगरा लखनऊ, माननीय श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वो हमने बनवाया। ठीक है, उन्होंने बनवाया, सही बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन वो 50% से ज्यादा उसका पैसा जो है, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार बनी है, वो तो 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर वो उद्घाटन करके चले गए, लेकिन सड़क कंप्लीट नहीं दिखाई। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस पर काम हुआ और पेमेंट भी इस सरकार के समय में गया। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर और लगा है कि जो भी अलीगंज विधानसभा में या अपने उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, आपके ही पूर्व विधायक जी हैं, उन्होंने लगाया था कि जो हमारे अखिलेश यादव जी थे जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, सारे जो विकास के कार्य उनके द्वारा कराए गए हुए थे और यहाँ के पूर्व विधायक जी के द्वारा। और उनका कहना ये है कि वहां पर केवल भाजपा के लोगों ने पटिया लगवाई हैं, उसी चीज का उन्होंने 2-2 बार उद्घाटन कर दिया है। नहीं, आपको एक उदाहरण दे दें, एक पावर प्लांट एटा में बना, यही को उदाहरण दे रहे हैं हम, प्रदेश को उदाहरण। उसके 2 पहले उद्घाटन वो शिलान्यास हो चुके थे। एक माननीय अखिलेश जी ने किया है शिलान्यास। अगर शिलान्यास से ही काम चल जाए तो बताओ, तो हम जितने अपनी विधानसभा में चाहो उतने शिलान्यास करा देंगे। शिलान्यास से कोई काम नहीं होता है। पावर प्लांट जो है हमारी सरकार में बना, अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी उपलब्धि है। हाँ, उनकी उपलब्धि कैसे ही, तो अगर यही माना जाए तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जो हमारे पहले सीएम रहे, उनकी उपलब्धि माननी चाहिए कि उनके समय में जमीन वगैरह की सबकी व्यवस्था हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। इन्होंने क्या किया, एक उदाहरण दे दे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, तो कोई एक्सप्रेस वे बने या कोई और काम हो तो पहले जमीन किसान से ली जाती है। हाँ, बिल्कुल। वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीन ही नहीं ली गई किसानों से, और टेंडर भी हो गया। और टेंडर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारे जो मुखिया माननीय योगी जी ने जब देखा कि इसके तो जमीन का अधिग्रहण भी नहीं अभी तक हुआ है, तो टेंडर कैसे हो गया है। तो हमारी सरकार जब बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर जमीन का अधिग्रहण हुआ, टेंडर जो थे वो निरस्त करके दोबारा टेंडर हुए और लगभग 3000 करोड़ का डिफरेंस है उसी रोड में। जबकि 2 साल बाद बनने का काम शुरू हुआ है तो उसमें पैसा बढ़ना चाहिए था और लागत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 3000 करोड़ की लगभग लागत उस रोड की कम हुई है और रोड अब बनके तैयार हुआ। उनका अब मेट्रो पाइए, चाहे आगरा हो, कानपुर हो, इनमें शिलान्यास करके माननीय अखिलेश जी चले गए। लखनऊ में 2 किलोमीटर केवल मेट्रो बनी और उस पर उद्घाटन भी कर गए। लेकिन आप देखिए 20 किलोमीटर बन रही है, हमारी सरकार बन रही है, हमारे माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय हमारे मुखिया जो प्रदेश के वो काम कर रहे हैं। अब तो लखनऊ और कानपुर दोनों में पूरे में मेट्रो हो चुकी है जी, आगरा बन रही है। हाँ, लेकिन उनके केवल शिलान्यास करके गए आखिरी समय में, उन्हें पता था कि हम नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा तो करके जाओ कि हम ही साहब जो है इसका जो है शिलान्यास करके गए थे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में आज की तारीख में कोई समस्या नहीं। रोडों की स्थिति आप देखिए, चाहे चौड़ीकरण हो, चाहे नई सड़कें जहां जरूरत है वहां जरूरी जो जहां जहां थे गांव, वो हमने रोडों गांव जो है पक्के मार्ग से मिलवाने का
माननीय योगी जी के आशीर्वाद से किया काम। आप देखिए चौड़ीकरण में एक तरफ से देखिए आप, चाहे अमरोली रोड नवाबगंज वाला हो, अभी अभी स्वीकृत हुआ, उसका टेंडर हो गया है। एक कायमगंज रोड पिछले कार्यकाल में ही चौड़ीकरण में कराया था हमने। कंपेल रोड चौड़ीकरण में हुआ है। आपके राजा के रामपुर की तो स्थिति ये थी कि ये रोड हमारे एटा जनपद में इसका जो है ये रोड था ही नहीं, मतलब इसको बनना था कासगंज से। और हम लोग लगे रहे, पिछले कार्यकाल में लगे रहे, लेकिन कासगंज से वो काम नहीं हो पाया। फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने ये रोड जो है, चूंकि 3 जिले में रोड थी, फरुखाबाद में भी कुछ अंश पड़ता है, कुछ कासगंज में, कुछ एटा में, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो है हमारे विधानसभा के लोगों को था। और एक काफी समय से उस क्षेत्र की ये डिमांड थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट किए, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और ये रोड स्वीकृत हुई। और आप देखिए 7 मीटर की रोड चौड़ी बन रही है। उसके अलावा दरियागंज टू जैथरा नई रोड चौड़ीकरण में स्वीकृत हुई है। एक रोड नई बनी अभी चौड़ीकरण में, आपकी कठेगरा रुपदनी से लेकर और लालपुर जहांगीराबाद तक। इस रोड को जैथरा कुराली में मिल रही है आके, वो भी बहुत रोड बेकार सी थी। और आपके अलीगंज कुराली रोड पहले पिछले कार्यकाल में हमने चौड़ीकरण में लिया था। सरायगढ़ ढटगरा पहले चौड़ीकरण में लिया था। और बीसीओ सड़कें हमने जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कराई। माननीय जी जो कह रहे हैं, उनके गांव में भी पानी भरा रहता था। आप पता करिए जाके, लोग गांव में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वहां भी सीसी का निर्माण हुआ, पूरी रोड जो है भदुइया होते हुए और वो नगला मोहन चौराहे तक गई है। और उनके गांव में अगर शायद वो बाहर होते तो वहां वो काम भी नहीं होने देते। वो सड़क आप देखिए, लोग बहुत खुश हैं उनके गांव में। और जब हम 2022 के चुनाव लड़े हैं तो वहां लोग जाति की बात करते हैं। उनके ही गांव में हमें लगभग 300 के लगभग वोट मिले थे। अच्छा, जो हमारे विधानसभा के युवा हैं, उनके रोजगार के लिए आपके क्या स्टेप है? देखिए, यहाँ पहली बात तो हम थोड़े आपके सवाल हट रहे हैं पीछे। युवा जो है, पढ़ने लिखने वाले हैं या मेहनती है, उन्हें हर जगह काम मिल रहा है, नौकरी भी मिल रही है। अभी हमारी सरकार में जो भर्तियां हुई हैं, आप तुलना करिए पिछली सरकारों से। पिछली सरकार में आप ढूंढ के बताइए जो पुलिस में भर्ती हुई कि अलीगंज में, अलीगंज विधानसभा क्षेत्र का कोई एक जात विशेष को छोड़कर दूसरी जात का कोई भर्ती हुआ हो। आज पुलिस की भर्ती हुई है तो सारे समाज के आपको लोग भर्ती में ईमानदारी से भर्ती हुई है, तो हर समाज के बच्चे जो है भर्ती हुए। और हमारी जो माननीय योगी जी की सरकार है, लगभग 9 लाख के लगभग जो है रोजगार के लोगों को जो है अवसर मिले हैं। पुलिस की नौकरी में ही आप आइए तो 2,30,000 25,000 के लगभग पुलिस में भर्ती हुई। एक माननीय अखिलेश जी ने पीएसी को ही खत्म करने का काम किया था। माननीय योगी जी ने दोबारा पीएसी की वो भर्ती भी की और 2 बटालियन महिला बटालियन है। और पुलिस भर्ती में या और जो भी भर्तियां 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। अच्छा, यहाँ पे महिला शब्द आया है तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है कि हमने ऐसा सुना है हमारे एटा जिला में 2 महिला थाना हुए थे, जो कि एक अलीगंज में बनना है और शायद एक एटा में। देखिए, पूरे प्रदेश में 75 जनपद है, केवल गाजियाबाद में 2 महिला थाने हैं। उसके अलावा एटा जनपद में एक और स्वीकृत हुआ है, वो अभी जमीन अमीन की व्यवस्था हुई है, वो बनेगा। और उसके साथ साथ या 5 नई पुलिस चौकी भी अलीगंज में स्वीकृत हुई है। और एक नए थाने की भी प्रक्रिया चल रही है, जो डुमरी पे नया थाना भी आपके बनेगा। मतलब कानून व्यवस्था जो बिल्कुल टाइट होने वाली है।
कानून व्यवस्था पहले से ही टाइट है। आप देखिए, आप इसी विधानसभा में एक बार इसी विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप सोचिए, जब एक बार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए तो अपनी गाड़ी से गए, पंजाब होके जाना पड़ता है। तो वहां पे जब हम देखे कि केवल समर चल रही, तो समर अपने यहाँ नहीं थी, तो हमें जानकारी भी नहीं थी, हम तो ट्यूबवेल ही मान रहे थे कि ट्यूबवेल चल रहे जो है, तो उनका पानी निकलता दिखाई दे रहा था, कहीं कोठरी नहीं थी। आज हजारों की तादाद में अलीगंज विधानसभा में समर लगी हुई है और सरकार ने निशुल्क किसान पर किसी पर भी बिजली का बिल नहीं पड़ेगा, ट्यूबवेल का बिल नहीं पड़ेगा, निशुल्क व्यवस्था की है और समरें लगी हुई है। ये वही क्षेत्र है, आज किसी पे समर पे कोठरी नहीं बनी है, स्टार्टर बाहर रखा है। बिल्कुल। और सब कुछ सुरक्षित है। एक 17 से पहले सरकार थी बिल्कुल कि लोग जो है अगर अपने ट्यूबवेल को रखाने पहुंचते थे तो उनकी भैंस खुल जाती थी, घर पे आए तो ट्यूबवेल खुल जाता था, मोटर चोरी हो जाती थी, और जब थाने में गए तो जेब भी चोरी हो जाती थी। ये व्यवस्था थी समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें आपकी क्या तैयारी है? देखिए, यहाँ तो तैयारी है ही, अलीगंज विधानसभा में तो 24 घंटे की तैयारी है। अच्छा, यहाँ की जनता आपको पसंद बहुत करती है? ये जनता का आशीर्वाद है। काम ऐसे हुए हैं, काम? देखिए, यहाँ 17 में हम पहली बार चुनाव जीते। हाँ। लोगों ने कहा एक्सीडेंटल विधायक कि 2 यादव जाति के लोग 2 लड़ रहे थे। चलो ठीक है, 2022 में हम जीते तब तो एक ही लड़ रहा था। तो वो कहने वाले जो है कुछ ना कुछ कहेंगे, वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे यहां पर, और यहां की जनता ने दिखा दिया कि तुम्हारा स्थान कहां पर है, वहीं पर रहेंगे। अलीगंज की जनता शांति चाहती है। लड़ाई झगड़े लड़ाने वाली जो एक प्रथा थी यहां पर कि 2 पक्ष आए, एक वहां तो उनने रख लिया, एक वहां तो उनने रख लिया, खूब लड़ाओ, और ये क्षेत्र जो है इतना पीछे गया जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज लोग चैन की नींद सो रहे हैं, शांति व्यवस्था भी है, विकास भी हो रहे हैं। आप जो पटिया वाली बात हो रही थी कि आप एक बात बताइए, ये जाते जाते जो है कई योजनाओं के शिलान्यास करके चले गए। फायर स्टेशन जो बनी है, हाँ मैंने देखी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। स्टेडियम बना है यहाँ, जो अलीगढ़ मंडल में सबसे बड़ा स्टेडियम है। शिलान्यास से कुछ नहीं होता है, हमें चाहिए उद्घाटन। और आईटीआई कॉलेज, आप सोच नहीं सकते थे कि अलीगंज जैसे पिछड़े क्षेत्र में आईटीआई कॉलेज बनेगा। यहाँ बस स्टैंड की काफी समय से मांग थी। आप सोचिए कि लोग रात को उतरते थे, पता चलता था मैं सवारी के गायब है। आज ऐसी जगह पे बस स्टैंड बना है जहां लोग रात को 12 बजे और 2 बजे आते हैं और वही सो जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। आप यहीं पर रामलीला ग्राउंड है, इसकी आधी जमीन जो है माननीय लोगों ने गिरवा दी है। जो बची जमीन है उस पर हमने सरकार के द्वारा पैसा दिलाया है, जो इसकी 4 दीवारी आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गई है, और लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए उसमें सरकार के द्वारा रामलीला ग्राउंड के लिए दिए गए। आप डिग्री कॉलेज 2 बने, उन्होंने केवल पत्थर लगाया, हमने बनाने का काम किया। पत्थर लगने से अगर बन जाता तो ये 83-84 में ही पावर प्लांट बन जाना चाहिए था, जो अब बन के तैयार हुआ। आप देखिए, हम लोग कल्पना कर सकते थे एटा जैसे पिछड़े जिले में गिनती होती थी, आज हम अगले जिले में है। बिल्कुल सही बात। मेडिकल कॉलेज बन गया है, बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं। लगभग 4000 ओपीडी पर डे की है। एटा जैसे जनपद में एक सीमेंट का प्लांट बन गया है। हाँ, उसका तो श्री सीमेंट का प्लांट चल रहा है। आपको सोच सकते थे एटा में भी सीमेंट का प्लांट बनेगा। यहां किसी क्षेत्र में जाइए आप, रोडों की आप देखिए जाके, कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि आपको, जब हम लोग 17 में चुनाव जीत के आए थे
तो कायम 10 किलोमीटर जो हमारे क्षेत्र में सड़क पड़ती थी ब्रह्मपुर से अलीगंज तक, उसमें 1 घंटा लगता था, 1 घंटा पूरा। बिल्कुल। अच्छा, ये बात हो ही रही थी, तो जब 17 से पहले जो भाजपा की सरकार नहीं थी, आप यहाँ के विधायक नहीं थे, तब आप रात की बात कर रहे हैं। हमारी तो खैर आंखों देखी बात है कि यहाँ दिन में भी लूटपाट हो जाती थी। हमारे जो खैरपुरा या फिर पटियाली रोड है, देखिए, जो लुटता था अगर अपनी शिकायत लेकर चला गया तो उसे ही जेल जाना था। बिल्कुल। और आज पकड़े होती थी, आज पकड़ करके दिखाए, किसी की माई की लाल में हिम्मत हो तो पकड़ करके दिखाए, लूट करे उसे। आज की डेट में तो मतलब रात में भी आ जाओ तो बिल्कुल सुरक्षित। ये वही अलीगंज है जहां हम दिन में भी लूटते थे, जहां हमें अपना परिचय देने में भी शर्म महसूस होती थी। आज हम गर्व के साथ अपना परिचय देते हैं। इस क्षेत्र के लोगों, अलीगंज छोड़िए, एटा जनपद के जो लोग बाहर जाते थे उन्हें धर्मशाला या होटलों में जगह नहीं मिलती थी अलीगंज के नाम पर। अच्छा, 27 में आप अगर दोबारा विधायक बन के आते हैं तो आपकी जो विधानसभा है अलीगंज, तो यहाँ के लोगों के लिए और विधानसभा के भविष्य के लिए आपकी क्या योजना रहेंगी? देखिए, ये जो भी हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों की मांग रहती है, मेरा चाहे 17 से 22 कार्यकाल रहा हो, चाहे 22 से ये कार्यकाल, क्षेत्र की जो भी हमारी जनता की मांग रहती है। देखिए, आप को मालूम होगा शायद रामपुर की सड़क की सबसे ज्यादा डिमांड रही। बिल्कुल। और उसे जो है हमने पूरी मेहनत के साथ, हमारे बड़े भाई चेयरमैन है राजा के रामपुर, उनकी एक ही शिकायत थी कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारी रोड चाहिए हमें। जनता की मांग थी, हमने पूरा किया। आज वो रोड बन रही है। बन रही। ITI देखिए अब शुरू होगी, बन गई है, बिल्डिंग बन गई है। एक माननीय मुख्यमंत्री अबोदय विद्यालय जो है 1 से 12 तक खरसुलिया मौजा में, क्योंकि उसमें 15 एकड़ जमीन चाहिए जरूरत थी, तो वहां के लिए जहां पर विद्यालय स्वीकृत हुआ है वहां तक के लिए हमने रोड भी शुरू करा दी है, और विद्यालय का भी अगले वर्ष काम शुरू होगा। जो भी हमारे क्षेत्र के लोगों की डिमांड रहेगी वो पूरा करने का प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो थी यहाँ का अलीगंज का हर व्यक्ति यही कहता है कि हम इज्जत और सम्मान से जी सके, वो हमें 17 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो सम्मान के साथ जी रहे हैं, बिना किसी भय के साथ। रात के 12 बजे अब लोग जो है, आप देखिए, बिजली चल रही है, 100% गांव में विद्युतीकरण हो गया है। एक गांव छूट गया था कई धोखे से, नगला तुलई जो राजा के रामपुर में बनता है, उस गांव जब छूट गया तो हमने अपनी विधायक निधि से उसकी, आपको शायद पता हो कि पिछले कार्यकाल में हमने अपनी विधायक निधि से पैसा देकर उस गांव को विद्युतीकरण। बिल्कुल, आज उस गांव में पूरा विद्युतीकरण है। अच्छा, आप अपनी विधानसभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा के लोगों से यही, जैसा आशीर्वाद 17 में दिया, 22 में दिया, ऐसा ही मेरे क्षेत्र के जनता जनार्दन से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के आपका आशीर्वाद रहे, और आपका भाई, आपका बेटा, आपको बदले में जहां पर जो कुछ बेटे की अगर जान की भी जरूरत हमारे क्षेत्र के लोगों को अगर हमारी है, तो वो भी हम देने को तैयार है। ये मेरा अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कहना। आज तक आप देखिए, एक बात आपको कहे, आपने वो सवाल नहीं किया लेकिन हम कह रहे हैं अपनी तरफ से, आयुष्मान कार्ड बने हैं, लोग उसका फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने, और गंभीर बीमारी से अगर ग्रसित हो जाते हैं, तो यहाँ किसी जात और धर्म के हिसाब से काम नहीं होता है। हमें इस बात का गर्व है कि एटा जनपद में सबसे ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र के लोगों को बीमारी में हमने दिलाने का काम किया है, चाहे किसी जाति का लोग हो। हालांकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो वोटर है बहुत सीधे साधे, उन्हें जानकारी बहुत कम है। जिन लोगों को पूर्व से ही जानकारी है उन्हें ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन हमने किसी को यह सवाल नहीं किया कि आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया, सभी के लिए काम किया। अच्छा, आपके अनुसार एक अच्छा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जिसे जनता पसंद करे। जिसे जनता पसंद करे। जी, जनता जिसे पसंद करेगी वो ही प्रतिनिधि बनेगा।
अब ये जो है 90% 96% बूथ क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। SIR का और भी काम चल रहा है अभी। SIR में देखिए, इसी विधानसभा की बात करें तो कल हमने दिखाए थे, एक पत्रकार महोदय आए थे, कि एक ही पेज पे एक एक व्यक्ति के 4-4 वोट, एक ही बूथ, एक ही पेज और 4-4 वोट, ऐसी लिस्ट यहां पर बनी हुई थी जिससे चुनाव लोग लड़ते थे। और हमारे जो माननीय अखिलेश जी है बात करते हैं काहे की, बैलेट की। अगर वो एक बात का जवाब दें, अगर मशीनें ही सेट थी तो आप 36 सीटें कैसे ले गए यहां से उत्तर प्रदेश से? उनकी मंशा ये है कि बैलेट से 10 मिनट में बूथ कैप्चर हो जाता है, पूरे वोट डाले, अगले चले गए। और ईवीएम से आप 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 15 वोट डाल पाएंगे, तब तक कोई न कोई व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि कैसे ही लूटने की व्यवस्था बनाई जाए। उन्हें उनका विश्वास जो है बूथ लूट कर ही सरकार बनाने में है। अगर ईवीएम से चुनाव जीत गए तो ईवीएम पे कोई कमेंट नहीं, हार गए तो ईवीएम जो है बेवफा हो गई। हाँ, यही उनके जो है आरोप रहते हैं। अच्छा, हम अभी देख रहे थे आपका जो जनता दरबार लगा था, तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आते हैं, तो आप उनका निवारण करते हैं यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पर मतलब कभी भी कोई भी आ सकता है आपके पास, कोई समस्या वाली बात नहीं ना? देखिए, जब तक हम रहेंगे यहाँ पे तो 9 बजे के लगभग बैठ जाते हैं। जब तक लोग रहते हैं उनकी बात सुनते हैं, और जो भी जहां भी उनका काम है किसी अधिकारी से या थाने में वहां फोन करके उसका समाधान कराते हैं। हम नहीं रहते तो हमारे 2 बेटे राजनीति देख रहे हैं, एक बेटा बिजनेस देख रहा है। तो दोनों बेटे जो है क्षेत्र में भ्रमण हो या यहां बैठना हो तो वो देखते हैं। और एक कैंप कार्यालय पे कंप्यूटर पर लड़का बैठता है, उसका जो भी लोग आते हैं, अगर प्रार्थना पत्र भी टाइप होना है और कोई कागज है, चाहे फोटो स्टेट होनी, तो उसका काम ये है कि उनकी कागजी कार्रवाई वो पूरी कराता है। आपकी जो विधानसभा की जनता है, मैं पूरी जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं कि हमारे जो विधायक जी हैं वो यूजीसी बिल पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, यूजीसी बिल पे न तो चिल्लाने की जरूरत है और न चुप्पी की जरूरत है। उससे कहीं न किसी को फायदा है न किसी को नुकसान है। किसी ने उसमें यही नहीं देखा अब वो किन परिस्थितियों में लोगों ने जो है उससे कुछ, जिसे कुछ नहीं होने वाला। ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिल रहा है, उसमें कोई विशेष बात तो है नहीं, उसमें और क्या बढ़ के आ गया। अब लोग जो है उसी को एक हवा दे के, चाहे तो सवर्ण समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहीं कहीं विरोधी है, ओबीसी समाज में भी कुछ ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ऐसा उसका उस बात को लेकर हाय हल्ला मचाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं इसे एक बवाल पैदा हो। लेकिन लोगों को समझ में आ गया, अब कोई उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है इस समय, आज की तारीख में। अच्छा, आपने अलीगंज विधानसभा में ऐसा कुछ है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक जी हैं उनके साथ अगर कोई फोटो खिंचा ले जाके या कुछ अपनी वीडियो वगैरह बना ले, वो कहते हैं कि उनको फिर तुरंत थाने में बिठा लिया जाता है? मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, वो एक उदाहरण दे दें। हाँ, उन्होंने जरूर ऐसा किया। और जो काम, मेरी माताजी की डेथ हो गई थी 16 में, उनकी 13वीं थी, तो उस 13वीं के समय में चारों तरफ से सीमाएं सील कराई गई, चेकिंग लगवाई गई, 10,000 लोग 13वीं में आए और लोग शिकायत कर रहे। तो हमने थाने पूछा, बोले भाई माननीय जी का आदेश है कि वहां जो है दावत पे जो लोग जा रहे हैं उन्हें रोका जाए। ये व्यवस्था उनके टाइम में थी। एक उदाहरण, वो आमने सामने बैठ जाए, हम तो हमसे उम्र में बड़े हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। आमने सामने बैठ के एक उदाहरण दे दें कि उनके साथ फोटो जिसका खिंच गया है
अरे उनसे कितने लोग मिलने जाते थे, या वो जब जेल से रिहा हुए उसके बाद कितने लोग मिलने गए। अरे हर व्यक्ति जा सकता, उसमें उसमें क्या बात है। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं कि यहाँ के जो विधायक जी उन्होंने फर्जी मुकदमे लगा के हमको जेल भिजवाया है। अगर वो साबित तो करें कहीं पे। लेकिन इतना तो जरूर है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आज नहीं तो कल व्यक्ति को हिसाब देना पड़ेगा। उनने हमने नहीं लगाए, लेकिन उनने हमारे ऊपर लगाए। 500 रुपए की लूट, हमारा बेटा, हमारी पंप चल रही है, उस पर तेल डलाने के लिए कोई आएगा तो उसकी 500 रुपए की लूट हमारा बेटा कर लेगा। ये तो बहुत बेकार की बात है ना। बिल्कुल ऐसे ऐसे मुकदमे लिखे गए। हमारे यहाँ एक बच्चा रहता था, पूरा परिवार उसका रहा है यहाँ पे। उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ और वो घर से निकल गया, उसने अपनी गोली मार के आत्महत्या कर ली। उसका न उसके परिवार वाले मुकदमा लिखा रहे हैं, एक थर्ड पर्सन आ रहा है जिससे उठाया गया और जबरन उससे तहरीर ली गई और पीट पीट को उसके साथ पाटे लाल कर दिए गए थाने में। उसके बाद मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ 304 का कि ये हमें प्रताड़ित करते थे, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली है, ये भी मुकदमा लगा। नया गांव थाने की पुलिस जाके रोजाना लोगों को परेशान कर रही थी। रजपुरा की एक घटना थी और उस घटना में जो एसओ थे उनके हमारे 15 साल से पहले से संबंध थे, जानकार थे। वहां पर पुलिस में और पब्लिक में कुछ हुआ और एफआईआर जो लिखी गई उसमें मेरा नाम नहीं था। और आप देखिए पुलिस कितनी एडवांस थी उस समय की जी। जो पर्चा कटा है वो 17 तारीख में हम जो है मूल्य मनाए गए, अज्ञात में थे हम, मूल्य मनाए गए और 16 तारीख को एडिशनल एसपी हमारे यहां पे अलीगंज पे एक दिन पहले दबिश देने आए। मतलब 17 को तो हम 16 को आए थे। मतलब जो है 17 को पर्चा कटता है विवेचना में, तो उसमें हम मूल्य बनते हैं, अज्ञात थे। अगर हमें ऐसो अलीगंज में रहे, हमारी वहां पंप लगी हुई है, हमारी पंप से तेल जा रहा है, तो ड्राइवर भी वही है, सब जानते हैं, लेकिन एफआईआर में हम नहीं थे। अज्ञात में किसके आदेश से अमूल्य मनाए गए, कितना हमारा नुकसान किया गया उस समय। गैस एजेंसी हमारे मिलने वालों की थी, हमारे नजदीक थे, सस्पेंड करा दी गई। हमारी पंपों पे जो है छापेबाजी कराई गई, हमारे भट्टों पे छापे डलवाए गए। हमने तो बहुत कुछ झेला है और वो साबित कर दे कहीं पे उनकी आपसी लड़ाई में किसी ने क्या किया, और वो बाल बच्चेदार है, हम भी बाल बच्चेदार हैं। वो कहीं पे जिसे मानते हैं उसके सामने ये शपथ खा के कह दे कि अलीगंज के विधायक ने मेरे खिलाफ ये मुकदमे लिखवाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता उनके साथ आमने सामने डिबेट करने का तो आप रेडी हैं? अरे हम तो वो बैठ के कहीं बात कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से वो रेडी नहीं रहेंगे। हम देखिए, हम अपनी तरफ से इन जो चीजें, एक सोच होती है हर व्यक्ति की। समाजवादी पार्टी में कैसे लोग हैं ये आपको भी पता होगा। बिल्कुल। तो उनके बारे में यहां इस क्षेत्र के लोग, उनकी सरकार में ऐसा नहीं है कि विरोधी, उनके सजातीय भी, अगर कोई बेटा अच्छी पढ़ाई कर रहा है और अगर उन्हें पता है कि ये अच्छी जगह पे कहीं लगने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं एफआईआर उसके खिलाफ होगी। ये व्यवस्था रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में। कितने लोग जेल गए हैं, पकड़े होती थी, पुलिस फिरौती कराती थी और पकड़ बरामद कहां से होती थी? किसी विरोधी व्यक्ति के घर से, और वो जेल जाता था बेचारा, जिसे पता नहीं कि ये कौन है, किसकी पकड़ हुई, वो जेल। ये व्यवस्था थी समाजवादी पार्टी सरकार में।
मोटरसाइकिल गाड़ी आप कहीं खड़ी करो, गायब हो जाती थी तुरंत। गायब हो जाती थी। आप चौराहे पे लोग आते थे, नेता लोग, मर्जी हो बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी इसी अलीगंज में, किसी से सामान लिया मोबाइल वाले, तो हमारे यहां बगल पीछे एक लड़का है, उसे बेचारे को 1 महीने में 4 बार कम से कम पिटता था, और मोबाइल भी वापस दोबारा दे जाते थे। ये व्यवस्था थी। इस चौराहे पे, किसी चौराहे पे, तिराहे पे एक गुंडा आपको जरूर 4 गुंडे मिलेंगे जो वसूली करते थे, चाहे जैतरा हो, चाहे राजा का रामपुर हो, चाहे अलीगंज हो। आज किसी की माई की लाल में हिम्मत हो तो वसूली करके दिखाए वो गुंडे कहां गए। पर्ची कटती थी, हमारा साहब ठेका है। कोई व्यक्ति खाली गाड़ी लेके, किसान ट्रैक्टर लेके आ रहा है बाजार में, तो उसे जो है यहां रंगदारी देनी पड़ती थी। आज कहां गए रंगदारी लेने वाले, कहां गए? अच्छा, अब आपका क्या संदेश है आपके विरोधियों के लिए? नहीं, विरोधियों को जनता संदेश देगी, हमारा कोई संदेश नहीं। 27 में जवाब मिलेगा उनको? बिल्कुल, जनता संदेश देगी। अलीगंज की जनता पर हमें पूर्ण विश्वास है, वो जनता संदेश देगी, हमें जन संदेश देने की क्या जरूरत है। हमारा भी आपसे केवल इतना ही कहना है कि भाई 27 में सोच समझ के चुनाव जो होगा भाई सोच समझ के अपना मतदान करें, क्योंकि आपका एक मतदान जो है आपका भविष्य तय करता है, ठीक है। और अलीगंज विधानसभा का हाल पहले और अब में बहुत फर्क है। कानून व्यवस्था भी बहुत टाइट है, या फिर विकास कार्य प्रणाली देख लिया वो भी बहुत ज्यादा टाइट है, जो कि हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा की गई है। क्या कोई फर्जी मुकदमे नहीं हो रहे हैं अब? क्योंकि पहले फर्जी मुकदमे भी बहुत होते थे, अब वो भी नहीं हो रहे हैं। एक बात और रह गई, आपने चूंकि सवाल नहीं किया, आप एक बात बताइए, हमारी सरकार ने क्या किया? लीकेज रोकी। अपने संसाधन से, जो हम बता रहे हैं, जो हाई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो अपने संसाधन से बन रहे हैं। एक उदाहरण दे दे आपको, आबकारी का 17 के टेंडर जो है माननीय, चूंकि मार्च से पहले हो जाते हैं टेंडर, तो वो करके गए थे, तो उस समय 14,000 करोड़ का था। तो 14,000 का बढ़ के कितना होना चाहिए? 20 हो जाता, 22 हो जाता। आज कितना है? 60,000 करोड़। माननीय अखिलेश जी जब सरकार में थे तो उनका बजट आपको पता होगा, आखिरी बजट, हमें शायद ध्यान नहीं, 2,90,000 का था। आज जो है बजट 9,20,000 करोड़ का है, उत्तर प्रदेश सरकार का। ये पैसा कहां से आ रहा है? सरकार ने माननीय योगी जी की ईमानदारी से, चाहे कोई हो, उनके आगे अगर भ्रष्टाचार कोई कर रहा है या गुंडागर्दी कर रहा है तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना नजदीक हो। ये लीकेज रोकी है। लीकेज जब रुकी है तो 9,20,000 करोड़ का बजट पिछला जो हमारा प्रस्तुत हुआ है, कहीं पे इसमें कोई गुंजाइश नहीं है किसी के लिए। और 9,20,000 करोड़ का बजट जो है प्रदेश का है, तो विकास तो आपको दिखाई देगा। हाँ बिल्कुल, विकास दिखाई दे रहा है, जनता को भी दिखाई दे रहा है। आप जाइए, आपकी राजा के रामपुर के उदाहरण के लिए रोड बन रही है, और वो रोड का टेंडर जो है लगभग 36% बिलो है। और ये 36% पैसा जो है कहां जाएगा? सरकार को वापस जाएगा, उससे कोई नया काम होगा, नया काम होगा। पारदर्शी है व्यवस्था। ऑनलाइन आप अलीगंज बैठ के टेंडर डालिए, एटा में बैठ के डालिए। अभी हमारे 2 टेंडर जो है किसी लखनऊ की पार्टी ने डाले, और शायद 35% बिलो है। समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय लोग बैठ जाते थे, सारा सिस्टम ऑफलाइन था। 2 ही टेंडर पड़ेंगे। एक टेंडर जो है उदाहरण के लिए किसी रोड की 10 करोड़ की रोड है, तो 10 करोड़ की रोड का अनुमानित लागत है, तो एक टेंडर 10 करोड़ का पड़ गया साइड के लिए, और एक जो है 10 करोड़ में 100-200 रुपए कम करके डाल दिया, तो उसका टेंडर पड़ गया। आज ऐसा नहीं है, ऑनलाइन टेंडर पड़ रहे हैं, और 35%, 30% जो बिलो पड़ रहे हैं टेंडर, उसी से काम हो रहा है। माननीय योगी जी ने एक चीज और तय कर दी है,
कि जो ठेकेदार सड़क बनाएगा हम्म। उसको रिपेयर, अगर सड़क खराब हो रही है उसको जो टाइम दिया 3 साल का या 5 साल का टाइम दिया, उसी को पुनः दोबारा बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही सड़क भी दोबारा बनानी पड़ेगी, और वो जो है जो पैसा 30% या 35% जो बिलो टेंडर पड़ रहा है वो सरकार को फिर वापस जाता है, उससे कोई और नया काम होता है। तो ये देखिए आप, ये व्यवस्था है। पहले माननीय लोग जो है खुद ही ठेकेदार थे। कई कई सड़कें तो ऐसी थी कि जब विधायक बन गए उसके बाद एक रोड है जो है पता नहीं रात रात में फिर बन के पत्थर अत्थर पड़ के, क्यों, उसका सारा पेमेंट निकल चुका था। जो इधर बामन नंगला है वहां के लिए बन रही थी, तो कागज में बनी हुई होगी, पेमेंट भी निकल गया था, लेकिन वो सड़क रात रात में बना के तैयार की गई, क्योंकि अब सोचे कि अब तो जो है सरकार दूसरी है तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो आज देखिए आप, रोडें भी बन रही हैं और 30-35% कम पैसे में बन रही हैं। मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार खत्म हो, वो सब खुला पारदर्शी व्यवस्था है। अभी देखिए आबकारी के टेंडर हुए तो लॉटरी पड़ के हुए, किसी को ये नहीं है कि एक पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये माननी जी ने कह दिया तो वहां कोई दूसरा टेंडर नहीं पड़ेगा। ये व्यवस्था वहां थी। आज जो है ईमानदारी से, चाहे कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को जो है भाई विराम देते हैं, और आपसे गुजारिश ये रहेगी कि भाई 27 के चुनाव में अपना जो मतदान है सोच समझ के करें। आपका एक मतदान आपका भविष्य तय करेगा, और आप लोग जो है अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि विधायक जी जो हैं वो आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव अपनी अलीगंज विधानसभा में कर सकते हैं।